सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं केडी शर्मा सीखने सिखाने अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने गत व्याख्यान में वचन देखा था। वचन का तात्पर्य आपको बताया था कि शब्द के एक या अनेक होने का जो रूप है वही वचन कहलाता है। आज हम बात करेंगे लिंग अध्याय के संदर्भ में। तो सबसे पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। चूँकि वचन और लिंग दोनों से एक दो प्रश्न आते हैं और बहुत आसान है, कोई मुश्किल भरा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर लिंग शब्द की बात करूं तो इसका जो तात्पर्य होता है तो प्रतीक अथवा चिन्ह। क्या बोला जी? प्रतीक अथवा चिन्ह। इस चिन्ह को आप यूं भी लिख सकते हो। इसका तात्पर्य यह है कि ह आधा है और न पूरा है। चिन्ह और या फिर निशान, ये इसका तात्पर्य होता है। शाब्दिक अर्थ जो है वो ये है, प्रतीक, चिन्ह और या निशान। लेकिन व्याकरण में लिंग शब्द की व्याख्या अगर हम करें तो किसे कहेंगे कि शब्द के जिस रूप से या संज्ञा के जिस रूप से उसके नर या मादा होने का बोध होना लिंग कहलाता है। संज्ञाओं के जिस रूप से उसके नर या मादा होने का बोध कराता हो उससे कहा जाता है लिंग। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से उसके नर, संज्ञा के जिस रूप से उसके नर या मादा, संज्ञा के जिस रूप से उसके नर या मादा, संज्ञा के जिस रूप से उसके नर या मादा होने का, संज्ञा के जिस रूप से उसके नर या मादा होने का बोध हो, कोमा, लिंग कहलाता है। हिंदी में लिंग दो हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, अब यहाँ एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि 90% से ज़्यादा शब्दों में आप लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये उनको व्यवहार में लेकर के बना सकते हो, वाक्य में प्रयुक्त करके बना सकते हो। मैं आपको फिर बोलूँगा, व्याकरण के अंतर्गत लिंग शब्द की कोई खास रूल नहीं है, कुछ खास नियम नहीं है। विद्वानों ने या व्याकरणों ने लिंग शब्द के कुछ विशेष रूल्स नहीं दिए हैं। कुछ शब्दों को तो हम व्यवहार में प्रयोग करके बना सकते हैं और कुछ को नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 90% जो शब्द है, कोई भी शब्द आपके सामने आ रहा है, उसका रूप निर्धारण करना है, आप उसका लिंग निर्धारण करना है कि ये मादा है या नर है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुरुष है या महिला है, तो आप उसको वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि सजावट है, लिखावट है, अब बताओ ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप इनको वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। लिखावट अच्छी थी, सजावट अच्छी है, इसका मतलब ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग हो गए। तो 90%, 10 में से 9 तो ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां हमें ये बोध नहीं होता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि नित्य स्त्रीलिंग है, कुछ सर्वदा या पुल्लिंग होते हैं, नित्य पुल्लिंग होते हैं। तो उन कुछ शब्दों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा जहां से एग्जाम में बहुधा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके नर या मादा होने का बोध हो, लिंग कहलाता है। अब मैं आपको जो यहां बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इसको। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनको लगा करके हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में रूपांतरित कर सकते हैं। देखो, इसको लिख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित प्रत्ययों निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग कर, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग कर पुल्लिंग शब्द को पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग
देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग कर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है, या पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि किसी शब्द में मान या वान आ रहा हो तो इन्हें हम मान को मति और वान को वति में रूपांतरित कर दें। यानी कि ये जो दोनों शब्द है, दोनों जो प्रत्यय की भांति व्यवहार करते हैं, मान मति और वति, ये लगाने के बाद शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। और ये लगते कहाँ हैं? पुल्लिंग में, जिन शब्दों में मान या वान लगा हुआ हो। जैसे पहला ही शब्द देखो, बुद्धिमान, बुद्धिमान, आयुष्मान, बुद्धिमान और आयुष्मान। अब बुद्धिमान को बदलना है, बुद्धिमती। याद रहे, बुद्धिमती के अंतर्गत मात्रा बड़ी की आती है। अधिकतर बुद्धिमती में छोटी की मात्रा लगा देते हैं, ये वाली मात्रा जो कि अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि तो ऑलरेडी है और आपने मति ये लगा दी, इस मति का तात्पर्य भी तो बुद्धि होता है। यहां इस बुद्धि के साथ मान हटाकर मति जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा? बुद्धिमती। स्त्रीलिंग शब्द यही है। तो वाक्य शुद्धि के अंतर्गत पूछा जाए कि आपकी बालिका बुद्धिमान है तो अशुद्ध होगा, शुद्ध शब्द होगा आपकी बालिका बुद्धिमती है। बुद्धिमान शब्द पुरुष के लिए यूज किया जाता है, स्त्री के लिए बुद्धिमती, और मान के स्थान पर मति का प्रयोग। आयुष्मान स्त्रीलिंग में आयुष्मती। याद रखना, दोनों अटपटे लग रहे होंगे क्योंकि आपने छोटी की मात्रा वाला देखा है जो कि अशुद्ध है। आयुष्मान और आयुष्मती, यहां ध्यान रखना, इसके अंतर्गत दोनों में विसर्ग संधि हो रही है, विसर्ग संधि हो रही है। आयु धनमान, इससे तो आयुष्मान, और आयु धनमती। ऊपर वाला आयुष्मान हो बन जाएगा और नीचे वाला आयुष्मती हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के लिंग रूपांतरित हो गए। कुछ शब्द और देखते हैं। देखो, भाग्यवान, बलवान, सत्यवान, सत्यवान, भगवान, भगवान, धनवान, गुणवान। भाग्यवान से भाग्यवती, भाग्यवती। बलवान से बलवती, सत्यवान से सत्यवती, और भगवान से भगवती। इसीलिए हम माँ जगदम्बा को भगवती कहते हैं। स्त्रीलिंग में बोला जाता है भगवान को भगवती, भगवती। धनवान से धनवती, और गुणवान से रूपवान से रूपवती। तो हमने क्या किया है? भाग्यवती, बलवती, सत्यवती, भगवती, धनवती, गुणवती, यहाँ हमने उसके साथ वती लगा दिया। और इस बात को ध्यान रखना, विद्वान से विदुषी होता है। विद्वान से आप प्रायिकता विदुषी को ही दें पहले। यह शुद्ध शुद्ध में भी आ चुका है, विदुषी में छोटे की मात्रा आती है। वाक्य शुद्धि के अंतर्गत ध्यान रखना कि आपकी बालिका विद्वान है तो अशुद्ध होगा, आपकी बालिका विदुषी है। जैसे मैंने कहा था ना कि आपकी बालिका बुद्धिमान है, उसकी जगह बुद्धिमती आएगा। तो ऐसे ही कोई कहे कि वो स्त्री तो विद्वान है, तो विद्वान नहीं होती, विदुषी होती। स्त्री हमेशा विदुषी होती है। ठीक है, तो क्या किया साहब? मान
और के स्थान पर मति और वान के स्थान पर वति का प्रयोग कर दिया। उतार लीजिए, हटाता हूं मैं ना, आगे देखते हैं। कुछ और शब्दों पर देखते हैं, कुछ और प्रत्यय लेकर देखते हैं। एक बहुत अच्छा प्रत्यय हमारे पास नी प्रत्यय। इस नी प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद भी शब्द स्त्री द्योतक बन जाता है, नी का प्रयोग करके। नी, यस, ये प्रत्यय में भी काम आएंगे, आपके ध्यान रखना। जैसे ऊंट, नी प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है। ऊंट, शेर, मोर। ऊंट, शेर, मोर। ऊंट, शेर, मोर। नट और नट, देखो बनाइए, बदलो इनको। एक दो शब्द और ले लें। हंस, भील। हंस और भील, राजपूत, पति। पति भी इसी श्रृंखला में आएगा। ये प्रत्यय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है भैया। और एक हाथी। सबसे पहले ये तय कर लो, क्या ये सारे शब्द पुल्लिंग का बोध देते हैं? जी हाँ। ऊंट हो, शेर हो, मोर हो, नट हो, हंस हो, भील हो, राजपूत हो, पति हो या हाथी हो। ऊंट, ऊंट से ऊंटनी क्या बन गई? शेर से शेरनी। मोर से मोरनी। नट से नटनी। हंस से हंसनी। भील से भिलनी। राजपूत से राजपूतनी। पति से पत्नी। याद रखना, पत्नी के अंतर्गत बड़ी की मात्रा आती है। पत्नी, स्त्री और नारी हमेशा बड़ी, ये तीनों शब्द हैं। स्त्री, पत्नी और नारी, हमेशा इनमें बड़ी की मात्रा आती है। लेकिन अग्नि और रात्रि, ये दोनों शब्द हमेशा इनमें छोटी की मात्रा आती है। नोट करना, स्त्री, पत्नी, नारी हमेशा बड़ी होती है। पत्नी के अंतर्गत प्रत्यय लग रहा है, पति में नी। और हाथी से शुद्ध शब्द जो बनता है वो है हथनी। तो आपने क्या देखा, इन सारे शब्दों के अंतर्गत हमने प्रत्यय लगा दिया है। कौन सा प्रत्यय लगा दिया बताओ? नी प्रत्यय। और नी प्रत्यय लगाने से हमारे शब्द स्त्रीलिंग में बदल गए। नोट कर देना, स्त्री, पत्नी, नारी में बड़ी की मात्रा आती है, जबकि अग्नि और रात्रि हमेशा छोटी की मात्रा लेते हैं। अगला प्रत्यय और देखते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। तो आपसे यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि जनरली होता क्या है कि 90% शब्दों को तो हम प्रयोग के आधार पर व्यवहार में यूज करके बता सकते हैं कि वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, क्योंकि व्याकरण में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रत्यय में रूपांतरण करके हम स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दें, या कुछ ऐसे शब्द होंगे जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे या पुल्लिंग में रहेंगे, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगला प्रत्यय हम ले लेते हैं, हमारे पास जो है आनी। कौन सा प्रत्यय? आनी। नोट करो, आनी प्रत्यय लगा करके भी हम पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रत्यय लगा देंगे, कौन सा? आनी। देखो, इंद्र, ब्रह्मा, रुद्र। प्रत्यय पीछे लगते हैं, ध्यान है ना। इंद्र, ब्रह्मा, रुद्र, शिव, नौकर, देवर, सेठ और जेठ। क्या ये सारे शब्द पुल्लिंग का बोध देते हैं या स्त्रीलिंग देते हैं? सारे पुल्लिंग है। इंद्र हो, ब्रह्मा हो, रुद्र हो, शिव हो, नौकर हो, देवर हो, सेठ हो और जेठ, ये सारे के सारे शब्द जो है
ये पुल्लिंग बोधक है, यानी कि पुल्लिंग कार देते हैं। ठीक है, इस ब्रह्मा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। अब इन सब में आने लगाएंगे तो इंद्र से शब्द क्या बनेगा, इंद्राणी। अब यहाँ ध्यान देना, वो जो उच्चारण की वजह से वो जो न है ना वो आना में जा रहा है, तो इंद्राणी। और इंद्राणी बोलते हैं हम इंद्र की पत्नी को। शची का पर्यायवाची है, किसका, शची का, शची का पर्यायवाची है इंद्राणी। ब्रह्मा से क्या बन गया जी, ब्रह्माणी। ब्रह्मा से क्या बन गया, ब्रह्माणी। तो ब्रह्माणी में मूल शब्द ब्रह्मा, प्रत्यय कौन सा लगा दिया, आनी। यहां पर भी ध्यान देना, ये न आने में चला गया उच्चारण की वजह से। रुद्र में लगाएंगे रुद्राणी। रुद्र का मतलब शिव, रुद्राणी का मतलब पार्वती, ब्रह्माणी का मतलब ब्रह्मा का स्त्रीलिंग, और इंद्र की पत्नी इंद्राणी, शिव। अब यहां वही रहेगा शिवानी। शिवानी का तात्पर्य भी क्या होता है जी, पार्वती। तो जिन महिलाओं का नाम शिवानी होता है उसका तात्पर्य होता है पार्वती। उसमें मूल शब्द क्या है, शिव, आनी प्रत्यय लग रहा है। तो शिव तो पुल्लिंग है और शिवानी स्त्रीलिंग है, नौकर। अब नीचे तो हमारे काम में आने वाले शब्द ही हैं जनरली। नौकरानी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी और जेठ, जेठानी। जेठानी भी होता है और जिठानी भी होता है, जिठानी। जब में छोटे की मात्रा लग जाए तो भी प्रचलित है। तो क्या देखा आपने, आनी प्रत्यय लगा दिया। और आनी प्रत्यय लगाने के बाद चाहे इंद्राणी हो, चाहे ब्रह्माणी हो, चाहे रुद्राणी हो, चाहे शिवानी हो, चाहे नौकरानी हो, चाहे देवरानी हो, चाहे सेठानी हो, चाहे जिठानी या जेठानी हो, जिठानी भी हो तो भी ठीक है ना, बोलने चालने में जिठानी भी। तो आनी प्रत्यय लगाने के बाद हमारे पास शब्द क्या क्या बन जाते हैं साहब, रुद्राणी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, नौकरानी, और ये सारे शब्द स्त्री द्योतक हो गए, यानी कि आने प्रत्यय जोड़ने के बाद स्त्री द्योतक शब्द बन जाते हैं। हटाऊं, अगला प्रत्यय देखते हैं। देखिए अगला है आइन। ये आइन भी ऐसा प्रत्यय है जिसको लगाने के बाद हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। देखिए अगला प्रत्यय हमारे पास आइन। अब आइन प्रत्यय लगाने के बाद भी हम स्त्रीलिंग में रूपांतरित कर देंगे। पंडित है, मुंशी है, चौधरी है, क्या क्या लिख दिया जी, पंडित, चौधरी और एक ठाकुर। देखो आइन प्रत्यय लगा दीजिए तो पंडित से क्या बन जाएगा, पंडिताइन। तो पंडित का स्त्रीलिंग पंडी ना करें, क्या बनता है, पंडिताइन। मुंशी से मुंशियाइन, यानी कि मुंशी जी की पत्नी क्या कहलाती है, मुंशियाइन। चौधरी से चौधराइन और ठाकुर से ठकुराइन, ठकुरा इन। नोट कर लो फटाफट। उसके बाद अगला प्रत्यय देखते हैं, उतार लीजिएगा आप लोग, हटा दूं। अगला प्रत्यय है इन। इन प्रत्यय लगाने के बाद भी स्त्री द्योतक शब्द बन जाते हैं। बाघ, पुजवारी, ग्वाला, तेली, नाग, सांप। देखो जरा, लगाइए इनके अंतर्गत इन प्रत्यय। बाघ से इन लगाएंगे तो बाघिन, पुजारी से पुजारिन, ग्वाला से ग्वालिन, तेलिन, नागिन,
और यहाँ पर सांपिन न कि सांपण। और एक शब्द और लिख लीजिएगा, लुहार। लुहार, लुहार से बन जाता है लुहारिन। क्या बनेगा जी? लुहारिन। नोट कर लो। उसके बाद फिर अगला प्रत्यय और देखते हैं। हटा दो। क्या कर रहे हैं? प्रत्यय जोड़ करके स्त्री पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। इनके बाद इनी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये केवल यहां लिंग बदलने के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्यय के प्रकरण में भी महत्वपूर्ण है। मैंने वीडियो डाल रखा है प्रत्यय वाला, देखना आप लोग। तो इन्हीं के अंतर्गत देखें, कमल, यक्ष, भुजंग, सर्प, गृह, वाहन, सरोज। देखो, इन शब्दों में जोड़ते हैं हम। कमल में जोड़ेंगे, एक और देख लीजिए, पदम, यानी कि पद्म। पदम नहीं बोलेंगे चूंकि द आधा है, तो पद्म बोलना श्रेष्ठकर है। कमलिनी, यहां ध्यान रखना यक्षिणी होगा, क्ष है इसकी, यहां पर उच्चारण की वजह से अणा में चला जाएगा। भुजंगिनी, भुजंग सांप को बोलते हैं, तो सांपिन को क्या बोल देंगे? भुजंगिनी। सर्प से, ये भी आपके परिचय में आ चुका है, यहां भी ध्यान देना, सर्पणी, सर्पिणी नहीं होकर के सर्पिणी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना थोड़ा, ये भी परिचय में आ चुका है। कौन सा सही है? पहले तो ये तय करो, दोनों में शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए, शुद्ध कौन सा है? ये आपके परिचय में आ चुका है, शुद्ध अशुद्ध में। हेलो, यस, शिक्षक भर्ती के परिचय में पूछा जा चुका है, ग्रहणी होता है या गृहिणी होता है? शुद्ध शब्द होता है विद्यार्थियों गृहिणी। यह शब्द अशुद्ध है, ध्यान दीजिएगा। और यहां जो ग्रह शब्द है, इसका तात्पर्य होता है घर। घर का तत्समय गृह, और एक होता है ग्रह, ध्यान दें, यह ग्रह, यह क्या होता है? नक्षत्र, और यह है गृह, यह होता है घर। उसकी स्वामिनी जो है, उसकी स्वामिनी जो है वो क्या कहलाती है? गृहिणी। घर पुल्लिंग है, गृहिणी स्त्रीलिंग है। विशेष याद रखना, इन्हीं प्रत्यय लग रहा है ग्रह में, ठीक है। वाहन से वाहिनी, इस शब्द को खास ध्यान रखना, गृहिणी को शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, प्रत्यय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सरोज, सरोजिनी, सरोजिनी, यहां भी शुद्ध अशुद्ध में पूछा हुआ ये सरोजनी, तो सरोजनी शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द क्या होता है? सरोजिनी। अब यहां एक बात और है, किसी स्त्री का नाम भी वैसे तो सरोजनी होता है, पर किसी स्त्री का नाम आपने सरोज बोल दिया तो फिर वो स्त्रीलिंग हो गया ना। तो उस कंडीशन पर निर्भर करता है, शब्द शुद्ध तो क्या है? सरोजनी, ये तो पुल्लिंग है, पर अगर किसी स्त्री को आपने बोल दिया वो एक अलग बात है, ध्यान रखना। शुद्ध शब्द कौन सा है? सरोजिनी। अशुद्ध क्या है? सरोजनी। सरोज का मतलब भी क्या होता है? कमल। सरोजिनी यानी कि कमलिनी, और पद्म से लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा पद्मिनी। क्या बनेगा? पद्मिनी। याद रखना, कमल, सरोज और पद्म, ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। इसका मतलब कमलिनी, सरोजिनी और पद्मिनी, ये भी कमल का स्त्रीलिंग है, ठीक है।
इसी प्रकार अभी मैंने आपसे कहा कुमुद, कुमुद से कुमुदनी, देखो कुमुद, इससे क्या बन जाएगा जी, कुमुदनी। अभी मैंने बोला स्वामी, उससे क्या बन जाएगा, स्वामिनी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए आप, हटाता हूं। तो ये था इन्हीं प्रत्यय लगा करके। उसके बाद है हमारे पास अगला प्रत्यय और देख लेते हैं, ईया। ईया, ईया प्रत्यय लगाने के बाद भी पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग में बदल देंगे। जैसे बूढ़ा है, चूहा है, कुत्ता है, डिब्बा है, लोटा है, बेटा है। बेटा में ई लगा करके बेटी भी बन जाती है, लेकिन यहां पर हम ईया लगा दें। बुढ़िया, स्त्रीलिंग है ना बुढ़िया, तो चुईया। अब थोड़ा इस बात का ध्यान रखना कि जब आप कुत्ता लिखोगे तो आधा था द्वित्व व्यंजन, जिसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन, जहां एक व्यंजन दो बार आए, एक आधा और एक पूरा। लेकिन कुतिया जब बनाओगे तो कुतिया के अंतर्गत एक ही आएगा। डिब्बा में भी यही कंडीशन है, डिबिया। लोटा, लुटिया। बेटा से बिटिया। ठीक है, हालांकि बेटा में ई प्रत्यय लगाएंगे आगे तो बेटा से बेटी भी बन जाएगा, बेटा से बेटी बन जाएगा, और ईया लगा दिया तो बिटिया भी बन गया। ठीक, तो ये था क्या कि हमने उसको ईया प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दिया। हटा दूं, देखो एक दो प्रत्यय और लगा लेते हैं आगे। पुल्लिंग शब्दों में लगा रहे हैं और स्त्रीलिंग में रूपांतरित कर देते हैं, हो जाता है शब्द प्रत्यय लगाने के बाद। जो हम देख रहे हैं इका, यहां क्या होगा, अक लगा रहेगा, वो अक हटा करके हम उस अक के स्थान पर इका लगा देंगे। नायक, गायक, नायक, गायक, शिक्षक, रक्षक, दर्शक, संरक्षक, संरक्षक। देखो अब यहां अगर आपसे कहूं कि अक आ रहा है इनमें, तो अक को रिप्लेस कर देना किससे, इका से। तो नायक से नायिका। कैसे बन रहा है, ज्यादा जानकारी लेना हो तो आप अयादी संधि देखना, मैंने अपने वीडियो लेक्चर में डाल रखा है, वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना। नायक, गायक से गायिका, शिक्षिका, रक्षिका, दर्शिका, और संरक्षिका, संरक्षिका। ओके ओके, तो क्या देखा आप लोगों ने कि यहां हमने इका लगा करके बना दिया। अगला देखते हैं, आ प्रत्यय लगा करके भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में, बहुत इजी है। छात्र, प्रिय, शिष्य, छात्र, प्रिय, भव्य, अग्रज,
अग्रज, वृद्ध, वृद्ध, ये सारे शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग है, यानी कि इनसे नर होने का बोध हो रहा है। अब इनमें आ लगाएंगे, स्त्रीलिंग में बदल गए। छात्र से आ लगाएंगे पीछे, आप्रत्य। प्रिय से प्रिया, शिष्य से शिष्या, भव्य से भव्या, अग्रज से अग्रजा, और अनुज से, अग्रजा बड़ी बहन, अनुजा छोटी बहन, अग्रज बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई। ठीक है। आत्मज बेटा, आत्मजा बेटी। वृद्धा, आत्मज, आत्मजा। ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई, ये बड़ी बहन, ये छोटी बहन। तो आप प्रत्यय लगाने के बाद भी हमने स्त्रीलिंग में बदल दिया है। ठीक है। लेकिन हमेशा आ नहीं लगता किसी एक शब्द को पकड़कर मत बैठ जाना। अब कुछ जगह ऐसा भी होगा जहां हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका? ए का, यानी कि वहां आ रहा होगा और उस आ को, आ रहा है, उस आ को हमने रूपांतरित कर दिया किसमें? ई में। जैसे साला, घोड़ा, काका, चाचा, मामा, बेटा, नाना, दादा, लड़का। बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य सी बात है। साला से साली, घोड़ा से क्या बना दोगे? घोड़ी। घोड़ा था, ई लगा दिया, आ हटाकर घोड़ी बन गई। काका से क्या बन गया? और चाचा से चाची, मामा से मामी, बेटा से बेटी, और नाना से नानी, और दादा से दादी, और यहाँ पर हो गई लड़की। तो ये सारे शब्द हो गए साहब। तो ये क्या देखा है आपने कि हमने प्रत्यय जोड़ करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिए। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर आप देखना। हटाता हूं मैं इनको। कुछ नित्य पुल्लिंग होंगे, कुछ नित्य स्त्रीलिंग होंगे। देखो, तो अब उन शब्दों को देखते हैं हम जो नित्य, तो विशेष करके हेडिंग लेना आप लोग, नित्य पुल्लिंग होते हैं। नित्य पुल्लिंग होने का आशय क्या है कि जो हमेशा पुल्लिंग में ही यूज किए जाते हैं, अर्थात उनका कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें आगे मादा लगाना पड़ता है। देखते हैं नित्य पुल्लिंग शब्द। नित्य पुल्लिंग शब्द का तात्पर्य जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहे। देखो, परिचय में आ भी चुका है, मगरमच्छ। तो वहीं से स्टार्ट कर देता हूं मैं। अब ये मगरमच्छ है ना, इसमें मगरमच्छी या कुछ और नहीं हो सकता। ये हमेशा मगरमच्छी रहेगा, पुल्लिंग ही है ये। कौवा, कौवा का कौवी या कुछ और कोई शब्द नहीं हो सकता। चिता, पक्षी, कैसे बोलते हो? पक्षी उड़ रही है या पक्षी उड़ रहा है? क्या बोलते हो? खरगोश, भेड़िया, कछुआ, उल्लू, मच्छर, खटमल, भालू,
नेवला, गरुड़, बिच्छू, और केंचुआ। केंचुआ, ध्यान देना साहब, ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही यूज किए जाते हैं। मगरमच्छ है, कौवा है, चिता है, पक्षी है, खरगोश है, भेड़िया, कछुआ, उल्लू, मच्छर, खटमल, भालू, नेवला, गरुड़, बिच्छू, केंचुआ। अब इनको स्त्रीलिंग करना है ना, तो आगे आपको लगाना पड़ेगा मादा। कौन सा शब्द जोड़ोगे जी? मादा, मगरमच्छ। मैं फिर बोल रहा हूं कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग कोई मगरमच्छ वगैरह नहीं होता, आपको मादा लगाना पड़ेगा। कौवा, तो आप क्या बोलोगे? मादा, मादा कौवा। चिता, मादा चिता। हाँ, शेर का शेरनी होता है, ध्यान रखिएगा। पक्षी, मादा पक्षी। खरगोश, मादा खरगोश। भेड़िया, मादा भेड़िया। कछुआ, उल्लू, मादा मच्छर। सुना होगा तो आपने। मादा खटमल, मादा खटमल। थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं इसको, देखो, मादा खटमल। मादा भालू, मादा नेवला, मादा गरुड़, मादा बिच्छू, मादा केंचुआ। क्या क्या लिखा हुआ है देखो? मादा मगरमच्छ, मादा कौवा, मादा चिता, मादा पक्षी, मादा खरगोश, मादा भेड़िया, मादा कछुआ, मादा उल्लू, मादा मच्छर, मादा खटमल, मादा भालू, मादा नेवला, मादा गरुड़, मादा बिच्छू और मादा केंचुआ। यानी कि इन सारे शब्दों के आगे मादा शब्द जोड़ करके हमने उसको स्त्रीलिंग बना दिया। तो आपने कॉपी कर ली होगी। अब हटाता हूं मैं इनको। तो ये ऐसे शब्द थे जो हमेशा पुल्लिंग में यूज किए जाते हैं, और इनको मादा बनाने के लिए, इनको स्त्रीलिंग करने के लिए आगे मादा शब्द का उल्लेख करना होता है। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, मतलब कि वो पुल्लिंग में ही यूज किए जाते हैं, और उनको नर बनाने के लिए उनके आगे, यानी कि उनका पुल्लिंग करने के लिए आगे हमें नर शब्द का उल्लेख करना पड़ता है, चूंकि वह नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। तो निम्नलिखित शब्द नोट कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित शब्द नित्य है। नित्य का तात्पर्य होता है हमेशा। निम्नलिखित शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। निम्नलिखित शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। देखो, चील है, चींटी है, मछली। अब मछली का मछला तो होता नहीं है, मछली, मक्खी, चील है, चींटी है, मछली है, मक्खी है, तितली, तितली, छिपकली, छिपकली, छिपकली नहीं, कुछ पुस्तकों में छिपकली मिलता है जो कि अशुद्ध है। शब्द क्या होता है? छिपकली। गिलहरी, टिटहरी,
टिटहरी, कोयल, कोयल, दीमक, क्या लिखा जी, दीमक। तो नोट कर लीजिए, ये ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से, चील, चींटी, चिड़िया, मछली, मक्खी, तितली, छिपकली, गिलहरी, कोयल, टिटहरी, दीमक। यह सदैव यानी कि हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए लिखा है कि निम्नलिखित शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। अब हमें इनको पुल्लिंग बनाना है ना, तो फिर क्या करेंगे साहब, जरा वो देखते हैं। अब पुल्लिंग बनाना है तो नर लगा दो सबके साथ, सबके साथ नर लगा दो, नर चील। इसी प्रकार नर चींटी, चींटा बोल देते हैं हम, चींटा बोल देते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट नर चींटी। नर मछली, नर मक्खी, नर तितली, नर छिपकली, नर गिलहरी, नर टिटहरी, नर कोयल और नर दीमक। नर दीमक मतलब इन शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए हमें आगे नर शब्द का उल्लेख करना होता है। एक बात तो एक चीज मैं यहां और बता देता हूं, देखो सुनो। चिड़िया जो शब्द है, इसके आगे भी आप नर चिड़िया, चीड़ा बोलते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कुछ शब्द हम बोलते हैं केवल, चिड़िया भी स्त्रीलिंग मानी जाती है और उसके लिए हम नर चिड़िया का प्रयोग करें उसको पुल्लिंग बनाने के लिए, नर चिड़िया। समझ रहे हो साहब बात, नर चिड़िया। इसी प्रकार हम तोता को मैना करते हैं, लेकिन तोता सदैव स्त्रीलिंग होता है, उसके लिए मादा तोता यूज करना ज़्यादा अच्छा है, मादा तोता, तोता को मादा तोता, ठीक है। तो अब ये है मैना जो है, मैना हमेशा स्त्रीलिंग मानी जाती है, उसके लिए नर मैना। पर जनरली अब फिर 100 बातों की एक बात फिर वही होता है कि ऑप्शन में क्या है आपके पास, उस पर निर्भर करता है, क्योंकि हम जनरली तोता मैना बोल देते पर दोनों अलग अलग है। तो यहाँ आपने क्या देखा है कि ऐसे शब्द, ऐसी संज्ञाएं हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होती है, इनको पुल्लिंग करने के लिए हमें नर शब्द का उल्लेख करना होता है। ठीक है साहब, तो आप नोट कर लो, मैं इनको हटा करके कुछ और चीजें बता देता हूं आपको जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ ऐसे समूहवाचक संज्ञाएं हैं जो नित्य पुल्लिंग होती है। तो विशेष में तीसरा बिंदु, नित्य पुल्लिंग समूहवाचक शब्द। देखो क्या लिखा है, नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग। अच्छा ध्यान रखना, पुल्लिंग नहीं होता, पुल्लिंग होता है, र नहीं आता है ना यहां पर। नित्य पुल्लिंग समूहवाचक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं और समूह का बोध देते हैं, जैसे कि दल, मंडल, समूह, परिवार, कुल, संघ, झुंड, झुंड, कुटुंब, कुटुंब नहीं होता,
कुटुंब होता है, समाज, समाज, समुदाय, ये तमाम शब्द जो हैं ये हमेशा समूहवाचक बोध कराते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग ही होता है। समाज टूट गया, दल टूट गया, मंडल बिछड़ गया, समूह बिछड़ गया, अलग हो गया, परिवार टूट गया, कुल खराब हो गया। ठीक है, तो ये तमाम शब्द जो है ये हमेशा पुल्लिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है साहब, तो ये सारे जो शब्द थे जो समूहवाची हैं लेकिन नित्य पुल्लिंग है, हमेशा पुल्लिंग में ही यूज किए जाते हैं। अब समूहवाची शब्द हैं लेकिन नित्य स्त्रीलिंग में यूज किए जाते हैं। तो हेडिंग ले लीजिएगा, स्त्रीलिंग समूहवाची। स्त्रीलिंग समूहवाची शब्द। देखो, जनता जो है, प्रजा, ये स्त्रीलिंग में आती है। टोली, भक्तों की टोली जा रही है। सेना आ रही है। फौज तैनात कर दी गई। भीड़ बढ़ गई, भीड़, ये स्त्रीलिंग है सब। सभा चल रही है। सरकार गिरेगी। मंडली और समिति, ये सारे शब्द जो है ये समूहवाची संज्ञा है, लेकिन ये स्त्री द्योतक है, यानी कि ये स्त्री सूचक शब्द है। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक अगला बिंदु और देखें। एक शब्द के अनेकार्थक होते हैं। अब वो अनेकार्थक कौन सा भाव दे रहा है और उस भाव के अनुसार उसका लिंग निर्धारित किया जाता है। जैसे इस हार का तात्पर्य हम आभूषण से भी लेते हैं और पराजय से भी लेते हैं। जरा गौर करना, हार। ठीक, लेकिन जब मैं कहूँगा हार महंगा था, हार महंगा था, आभूषण, बहुत बुरी हार हुई है, हार हुई है, हार हुई है, यानी कि पराजय के संदर्भ में ये कैसा बन गया और आभूषण के संदर्भ में कैसा बन गया, ये पुल्लिंग। ठीक है, तो निर्भर किस पर किया? निर्भर किया उसके अर्थ पर। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग, समूहवाची लेकिन स्त्रीलिंग। इसी भांति एक बात और बता दूं मैं आपको, एक शब्द के जैसे ये आंख है और ये नेत्र है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन आंख स्त्रीलिंग माना जाता है और नेत्र पुल्लिंग माना जाता है। आंखें लाल करके बोला, आंखें खराब हो गई है, आंख में पीड़ा हो रही है, लेकिन नेत्र लाल करके बोला। ठीक है, नेत्र लाल हो गए, नेत्र खराब हो गए। तो कहने का तात्पर्य आंख स्त्रीलिंग और नेत्र पुल्लिंग। इसी प्रकार एक शब्द और देखो, पुस्तक। पुस्तक और ग्रंथ पर्यायवाची है ना, लेकिन पुस्तक पुरानी है और ग्रंथ पुराना है, यानी कि पुस्तक स्त्रीलिंग और ग्रंथ पुल्लिंग, जबकि एक दूसरे के पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के लिंग भी अलग हो सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, ये जितनी बातें मैंने आपको बताई वो तो आप ध्यान रख ही लेना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसा है, मैंने कहा ना कि व्याकरण में लिंग निर्धारण के कोई खास नियम नहीं है, आप वाक्य में प्रयोग करके बाकी को देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो कुछ खास थे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते थे एग्जाम में, बहुधा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा आप असहज महसूस करते हो, तो कुछ चीज़ें याद रखने की है, इनको याद रख लेना और इनसे काम बन जाएगा। आप पुराने पर्चों को हल करोगे तो इनमें से आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।